हाँ, कल क्या देखे थे, थोड़ा सा लिंक करते हुए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो है पानी ले लो भैया। देख लीजिए, एक लोग चले जाइए। हाँ जी, ठीक है, देखिए थोड़ा सा समझिए। कहाँ तक हम लोग थे? हाँ, मैंने बताया था आपको कि अब तक हम बता चुके हैं। 3 चीजें फिर से रिपीट करता हूँ। कोई बात नहीं। देखिए, अब तक जो हम लोग देख चुके हैं वह देखे हैं, एक है संवैधानिक विकास। संविधान का विकास कैसे हुआ मैंने बताया था, 1700 से लेकर के 1947 तक। ठीक बेटा, ये हम लोग देख चुके थे। उसके बाद दूसरा पोर्शन जो हम लोग देख चुके हैं वह देखे हैं क्या चीज, संविधान का निर्माण। तो संविधान का निर्माण हम लोगों ने किया था निर्माण, ठीक है जी। उसके बाद जो है थर्ड पे देखा था हमने क्या चीज, प्रस्तावना, या इसी को क्या बोलते हैं, उद्देशिका बेटा। हाँ, उद्देशिका, ठीक है। और इसके बाद हमने संविधान के भाग शुरू किए थे। मैंने आपको केवल हाईलाइट बताया था कि भाग 1 जो है वह किससे रिलेटेड है, टोटल 22 भाग है जी, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग, ठीक है। केशवानंद भारती में बताया गया है कि इसके बाहरी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा, उसको मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा। तो भाग 1 में देखे थे क्या था, संघ एवं राज्य, संघ एवं राज्य। दूसरा भाग मैंने आपको बताया था किससे रिलेटेड है, नागरिकता से रिलेटेड है। रट डालिएगा बिल्कुल जी, नागरिकता। आर्टिकल कहां से कहां तक, 5 से 11 और यह 1 से 4, यह आर्टिकल है ब्रैकेट में। उसके बाद मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका पार्ट 3, जो है कौन सा, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जिसको बोलते हैं हम लोग। फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार भी है, हिंदी वाला थोड़ा कंफ्यूजन होता है। मौलिक अधिकार है चाहे मूल अधिकार है, दोनों चीज क्या है, एक ही है। दोनों की इंग्लिश फंडामेंटल ही होता है। तो मौलिक अधिकार की बात हम लोग किए थे, और यह था आपका आर्टिकल कितने से, 12 से 35। जोर से बोला करो बेटा, ठीक है। आगे समझे, मतलब हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कल मैंने आपके भारतीय संविधान ने जो हमको मौलिक अधिकार देके रखा हुआ है, इसकी डिटेल चर्चा हमने कर दी थी कि कितने प्रकार के अधिकार हमें दिए गए। कितने मौलिक अधिकार हैं, 6। मौलिक कर्तव्य 11, पढ़ेंगे पूरा आएगा। कर्तव्य अधिकार हमको 6 दिए गए हैं, लेकिन उस 6 अधिकार में सब चीज शामिल है जो हमारे लिए जरूरत है, जो हमें चाहिए था लंबे समय से। ठीक बेटा जी। तो अब इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि आजकल मैंने बताया था कि कब कब जो है संपत्ति के अधिकार को क्यों कैसे हटाया गया। अब डिटेल हम लोग चलेंगे आज। फर्स्ट अधिकार मैंने आपको बताया था किसका अधिकार, समता का अधिकार। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये किसी के ऊपर से तो नहीं जा रहा क्यों बेटा। हाँ आइए तो देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो मैंने बताया था वह अधिकार था हमारा कौन सा, समता का अधिकार। ज्यादा नहीं डाले नहीं, फर्स्ट अधिकार की हम लोग बात कर रहे हैं, समता का अधिकार। इक्वल राइट ऑफ इक्वेलिटी, ठीक है। आर्टिकल हमने देखा था कहां से, 14 से लेकर के कहां तक, 18 तक।
ठीक है, आर्टिकल है ये। अब बेटा जी मैंने आपको बताया था कि जो 12 और 13 आर्टिकल है क्या है, मैंने बताया था 12 क्या है, राज्य की परिभाषा, 13 क्या है, क्या समाप्त किया, जो भी कानून मौलिक अधिकार के दायरे में आ गया उसको समाप्त कर दिया जाएगा। जो भी विधि हमारे बनाई गई है यदि वह मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। आगे समझे, ये जिसमें होता है ना आपको नागरिकता का, कि यदि नागरिकता क्या होता है बेटा, नागरिकता आप दूसरे देश की स्वीकार करते हैं तो आपके देश की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ऐसा प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में है। ठीक है जी, तो 13, 12 और 13 क्लियर हो गए थे। आर्टिकल 14 से चलेंगे। अब देखिए समता का है, जनरली थोड़ा सा टेक्निकल भी देखेंगे और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी देखेंगे। ठीक है जी, तो समता का अर्थ होता है सभी क्या है भारत में समान है। चूंकि भारत क्या है, समाजवादी देश, लोकतांत्रिक समाजवादी देश है। बताया था मैं फर्स्ट डे कि भारत क्या है, लोकतांत्रिक समाजवादी देश है। यहाँ सभी क्या है, समान है। आगे समझे, ऐसा है क्या, संवैधानिक रूप से हम देखते हैं तो ऐसा समानता नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। कहां कहां क्या बताया गया उसको हम लोग डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले यदि हम देखते हैं तो आर्टिकल 4 के बारे में, 14 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 14, ठीक। अब यहां से बता दूं मैं आपको 51 तक कंटिन्यूस चलेंगे, जो बीच बीच में जरूरत नहीं उनको स्किप करते चलेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 14 बोलता है विधि के समक्ष समता, विधि मतलब कानून, विधि के समक्ष, ये चूंकि संवैधानिक शब्द दिख रहा हूं मैं, इसको नॉर्मल समझा दूंगा, ऐसे ही आएगा आपके पेपर में। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। देखिए बेटा समझिए, चाहे आप कलर से लेकर के पीसीएफ तक किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और यदि उसमें संविधान पूछा जाएगा तो मैं जो आपको करा रहा हूं इसमें से मैक्सिमम 90% चांस होती है फंस जाता है। अभी आया है 6 to 8 वालों के लिए एडेड स्कूलों का आ रहा है जिसको लोग सुपर टेट द्वितीय बोल रहे हैं, तो उसमें भी ये पोर्शन है और वो आपको यही देखना है। करंट की चीजें भी हैं, तो जो भारतीय संविधान से संबंधित करंट है वो उसको यही कंप्लीट करा दूंगा मैं, और करंट की क्लास जल्दी आपकी शुरू कर दूंगा, बता चुका हूं। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं विधि। अब देखिए दो शब्द है, एक है विधि के समक्ष, विधि के समक्ष क्या चीज, समता, समता छूट गया लिख लीजिएगा, विधि के समक्ष क्या चीज, समता, और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। ये दो शब्द है। ठीक है जी, थोड़ा बारीकी पे आते हैं, हाई लेवल पे। विधि के समक्ष समता जो हमने लिया है कॉन्सेप्ट, यह ब्रिटेन से लिया हुआ है। किससे लिया, प्रस्तावना कहां से लिया है, सॉरी मौलिक अधिकार कहां से लिया है, अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहां से लिया है, अमेरिका से। तो विधि के समक्ष समता हमने लिया है कहां से, ब्रिटेन से। और बेटा जी यह लिया गया है अमेरिका से, मतलब एक ही आर्टिकल में हमने दो चीजें ले ली हैं। ये बहुत हाई लेवल पर पूछा जाएगा, सामान्यतः पूछा नहीं जाए। और जो मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि भारत में जो व्यवस्था लागू है वो विधि के समक्ष समता ही लागू है, ये थोड़ा सा लागू नहीं है, मतलब इसको इसी रूप में माना जाना चाहिए। अब है क्या चीज समझिए थोड़ा सा, मतलब कहने का मतलब यह है कि विधि जो कानून है उससे ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा, ये बोलता है। यह बोलता है कि जो कानून है उससे ऊपर कोई भी जाएगा नहीं। मतलब कहा जाए कि जो बाध्यता वाला पोर्शन है, मैं आपको बताया था कि स्वतंत्रता के साथ साथ आपको बाध्यता दी जाती है, तो बाध्यता दिखाई देता है विधि के समक्ष समता। ठीक है जी, तो सीधा एक पॉइंट लिख सकते हैं कि विधि से ऊपर कोई नहीं है, इसका अनुसार कानून से बड़ा कोई नहीं भाई, विधि से ऊपर कोई नहीं। ठीक, यह थोड़ा सा क्या करता है, यह बोलता है कि यह बोलता है सभी के लिए कानून क्या है, बराबर है।
फर्स्ट वाला बोलता है सभी के लिए कानून क्या है, बराबर है, चाहे वो भारत का कोई भी नागरिक हो, किसी भी लेवल पे हो, उसके लिए जो कानून पास होगा वह सभी पे लागू होगा। पहले हम पढ़ते थे जम्मू कश्मीर को छोड़कर, अब नहीं, अब संपूर्ण भारत में लागू होता है, भारत के प्रत्येक नागरिक पे वो कानून लागू होता है। जबकि वास्तविकता यह है कि कहीं ना कहीं अपवाद भी है, वो देखेंगे हम लोग अपवाद। पहले समझते हैं सीधा सीधी कि विधि के समक्ष सभी लोग क्या हैं, समान हैं, विधि से ऊपर कोई भी नहीं है। दूसरा बोलता है कि ये थोड़ा सा झुका हुआ है, पॉजिटिव है, जो आपको अच्छा लग सकता है। ये बोलता है एक जैसे लोगों के लिए समान कानून समान होना चाहिए। मतलब एक जैसे हैं हम, जनता केवल जनता जनता है, हम अध्यापक हैं, तो हमारे बीच जो कानून लागू हुआ है, हम पे जो कानून लागू हुआ है, वो हमारे लिए, हम उस कानून से ऊपर नहीं जाएंगे या हमसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये थोड़ा सा पॉजिटिव चीज है। हर वर्ग को अलग अलग बांटने का भी यह काम करेगा, इसीलिए इसको हमने कम स्वीकार किया है। तो लिख लीजिएगा, समान व्यक्तियों के लिए समान के साथ समान व्यवहार। एक पॉइंट सीधा लिखिए, समान के साथ समान व्यवहार, समान के साथ समान व्यवहार। क्लियर बेटा जी? अब आइए हम लोग थोड़ा सा अपवाद की तरफ चलते हैं। विधि कानून जो लागू होता है सब पे समान लागू होता है क्या? भारत के राष्ट्रपति पे वही कानून लेंगे जो हम पे लेंगे? लोकसभा सदस्यों, विधानसभा सदस्यों पे वो कानून लागू होंगे जो हम पे लागू होंगे? नहीं होंगे। जैसे सीधा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों अपवाद यदि देखते हैं हम लोग, तो अपवाद स्वरूप नहीं जरूर राष्ट्रपति राष्ट्रीय उच्च पद को इसलिए दे रहा हूं कि ताकि अब इससे बड़ा कोई पद नहीं है। राष्ट्रपति राज्यपाल की बात की गई है कि यदि यह अपने कार्यकाल के दौरान इन पर कोई भी आपराधिक या कोई भी कानूनी कार्रवाई, आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, कार्यकाल के दौरान अरेस्ट नहीं किए जा सकते, समझा रहे? और उसके बाद राष्ट्रपति से संबंधित किसी भी आपराधिक गतिविधि या कोई भी किया जाता है तो वह सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। आ रहा समझे? कहीं भी कोई भी हस्तक्षेप नहीं है कार्यकाल के दौरान। कार्यकाल के दौरान कोई भी अपराध सामान्यतः किया गया है तो वह अपराध की जांच नहीं की जाएगी। ठीक है? अब उसके लिए अलग प्रावधान है, जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे हम लोग तो महाभियोग लाया जाता है और राष्ट्रपति को हटाने का वो अलग प्रोविजन है, हम लोग देखेंगे अलग से। दूसरा राज्यपाल का भी यही है। तीसरा जो है, जब एमएलए और एमपी जब विधानसभा या लोकसभा में बैठे होते हैं, राज्यसभा में बैठे होते हैं और जब बहस चल रही होती है तो उनको स्वतंत्रता होती है, जो चाहे वो बोल सकते हैं, वो चप्पल जूता उठाकर भी एक दूसरे पे मार सकते हैं। कोई बाहर आके ये नहीं बोलेगा कि आर्टिकल 21 के तहत मारहानि ठोक दूंगा। तो यहां क्या होता है, यह लागू नहीं होता है। समझे? क्योंकि वो किसके लिए लड़ रहे हैं? हमारे लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए थोड़े लड़ रहे हैं, हमारे हित के लिए लड़ रहे हैं जी। कोई कानून पास हो रहा है कोई जो है तो बस उसको क्या कोर्ट की क्या कहते हैं, संसद की अवमानना के कारण उनको, भले लोकसभा अध्यक्ष है, राज्यसभा का सभापति है, वो बोल सकता है भाई आप क्या करिए, इनको ले जाइए, हटाइए यहां से, या इतने दिन तक अनुपस्थित है, वो कार्रवाई कर सकते लेकिन वो कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। संसद में जितनी भी बात देखे ना, भिड़ जाते हैं एक दूसरे की। अब तो अच्छा है, पहले तो माइक के उखाड़ के फेंकना शुरू कर देते थे, तो अब क्या किया गया है, कुर्सियां फेंकने लगते थे। अब जो है विधानसभा और लोकसभा में, राज्यसभा में समय क्या कर दिए गए, ये जाम कर दिया गया है, नीचे उखाड़ो। डेस्क जो है उसको क्या कर दिया गया है, जाम, और माइक भी कस दिया गया, उखाड़ो, या तो रिंच लेके आओ, खोलो पहले, तब तक कोई दूसरा मार देगा तुमको। तो संसद की प्रक्रिया में ये सब क्या है, इसलिए किया गया है कि ताकि उसको कोई ये डर न रहे कि यदि यह शब्द मैंने बोल दिया तो इस पे कानूनी, और संसद में बोले गए को जरूरी नहीं है कि मीडिया भी उसको आधार माने, भले दिखा सकती है आपको कि इन्होंने यह कहा, लेकिन कानूनी अपराध नहीं माना जाएगा। आगे समझे कैसे हमसे अलग है? जब सदन की कार्रवाई चल रही होती है तो टोटल 40 दिन तक उस व्यक्ति को किसी भी कानूनी अपराध के अंतर्गत अरेस्ट नहीं किया जा सकता।
आपका विधायक और सांसद, एमपी और एमएलए, ये सब प्रावधान में हम पढ़ेंगे डिटेल। तो ये क्या करता है, ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है कि नहीं है, अपवाद है कि नहीं है, लेकिन जरूरी भी है। अब बोलते हैं सारा पावर तो दे दिया, जैसे अभी कुछ दिन पहले बोला जाता था कि आरोप लगाया जाता था हम लोग के प्रधानमंत्री पे कि ये विदेश यात्रा घूमते हैं, डेली ड्रेस ही बदलते रहते हैं, बोलते ना जी। मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी या किसी को समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि लॉजिक क्या होता है। वह भारत का क्या है, प्रधान व्यक्ति है, प्रधानमंत्री का भारत का प्रधान व्यक्ति है, और वह हमारी बात रखने के लिए कहीं जा रहा है विदेशों में। आप सपोज करिए कि आपके घर का लड़की देखने जा रहे हैं, आपके पिताजी घर के मुखिया हैं, पहना के भेज दो फटा पुराना, लड़का वाला क्या करेगा भाई? जब बाप ऐसा, भाई आया है वो वैसा, तो बेटी कैसी होगी भगवान जान लो। फोटो कितना भी सुंदर है, ये रिश्ता पक्का नहीं होगा भाई। तो बाप भी बढ़िया से नहा धो करके नया नया ड्रेस पहनता है, भाई को भी सजाया जाता है ताकि इसी को देख के कंपेयर करेगा। तो जब नरेंद्र मोदी, आपके नरेंद्र दामोदर मोदी जो आपके भारत के प्रधानमंत्री हैं, वह यदि किसी देश में खड़े होते हैं तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं, वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लोग कल्पना करते हैं कि भारत के लोग ऐसे कपड़े पहनते होंगे, यूट्यूब पर देखने की आवश्यकता नहीं है। भारत के लोग इतने संस्कारी होते होंगे, आते ही जो है सबको उसकी लैंग्वेज में गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलते होंगे। उस व्यक्ति की पूरी पर्सनालिटी भारत के लोगों के द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही होती है। तो जितना भी बेहतर, मैं तो बोलता हूं उसको और बेहतर बना के देना चाहिए। 4 फैशन डिजाइनर को नियुक्त कर देना चाहिए, पहनाओ, हर लेक्चर पे उसके लिए अलग कपड़ा पहनाओ, जो भारत के जितने भी परिधान है सब पहना के दिखा दो। वही एक मॉडल है जिसको हम भारत को दिखा सकते हैं। बुद्धि तो दिख ही रही है, पहना ओढ़ा भी दिखा दो। आरक्षण ही नहीं समझा, मैं बता दे रहा कि सब कुछ आपके परिवार से जुड़ा हुआ है, संविधान हो चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे कुछ भी हो, हम लोग उसको जबरदस्ती किताबों में ढूंढते रहते हैं। आरक्षण में तो समता का अधिकार में कुछ अधिकार लोगों को दिया गया है, कुछ लोगों को छूट दी गई है। अब जो कानून आपके घर में सब पे लागू होता है, जरूरी नहीं है कि आपके पिताजी पर भी लागू हो, क्योंकि उनकी गतिविधियां, उनके जो राष्ट्रपति के पद पे जाता बेटा, उसका ना कोई पार्टी होती है और ना ही कुछ भी कोई क्या होता है पॉलिटिकल माना जाता है कि वो किसी भी धर्म या किसी भी जात विशेष से रहता है। वो सबसे सर्वोच्च पद माना गया है। इसके बहुत सारे, एपीजे अब्दुल कलाम को ले लीजिए, या आप जो है क्या चीज प्रणब मुखर्जी जी को ले लीजिए, या आप जो है अभी वर्तमान प्रधान राष्ट्रपति जी कौन रामनाथ कोविंद जी को ले लीजिए, सबका लेवल आपको पता चल जाएगा। जब ये प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो इनके मुंह से या इनके बिहेवियर से किसी पार्टी की झलक नहीं आती है। हाईएस्ट पोस्ट है भारत का, ठीक है। अब आइए, तो ये अपवाद थोड़ा सा है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, इग्नोर कर सकते है कि नहीं है जी। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं। हाँ, आर्टिकल 361 बोला जाता है अपवाद है, लेकिन लिखने की आपको जरूरत नहीं है, जब पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल संबंधित प्रावधान किए गए हैं कि क्या क्या इनको एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी, ठीक है। अब पता चला घर का मुखिया ही क्या हो गया, अरेस्ट हो गया, तो अब राष्ट्रपति का पद भी क्या हो गया, अपमानित हो गया, नहीं हो गया। तो इसलिए हम बहुत सारे सतर्क, एक तो वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारी योग्यता चाहिए। आइए बेटा दे इसको। अब आर्टिकल 14 किसको समझ में नहीं आया, रेज़ योर हैंड। सबको आ गया। आर्टिकल 15 तरफ बढ़े, चलिए। आर्टिकल 14 पर जानिएगा। विधि के समान सभी समक्ष सभी क्या है, समान है। कानून सबके लिए समान है, ये मोटा मोटा आपको याद रखना है बस। आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 की बात करते हैं। टाइम से आया करिए आप लोग, तो आप मेरी एक्टिवा ले जाइए, नहीं आता, नहीं ले जाते। हाँ ले जाइए, आप नहीं सुधर सकते, आपके लिए अलग व्यवस्था मैं करूंगा। आइए देखिए, इसमें बोला गया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको हम लोग गलत समझ लेते हैं। जो आरक्षण को लेकर, चूंकि आरक्षण पे बोलना बहुत कठिन काम होता है,
लेकिन 2-3 पॉइंट्स को मैं न्यूट्रल होते हुए आपको बताऊंगा कि क्या चीज आरक्षण है, कैसा है, थोड़ा सा। बाकी एक चैप्टर पूरा मैं आरक्षण का ही लूंगा बाद में। तो आर्टिकल 15 जो बोलता है वह बोलता है, मेन सेंटेंस यह है, केवल, ये शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केवल धर्म लिंग जाति, धर्म लिंग जाति, जाति की जगह जाति नहीं शब्द है, वंश शब्द है। क्या है? वंश है संविधान में। वंश और जन्म स्थान के आधार पर, और जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। ठीक है बेटा जी। देखिए, दो शब्द इंपॉर्टेंट है, एक है हमारा केवल शब्द और एक है भेद या विभेद। क्या लिख लीजिए? विभेद। ठीक है, मतलब कि किसी को भी धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, महिला पुरुष के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर जो है उनमें भेद करने का निषेध किया गया है। यह आर्टिकल हमें सुरक्षा देता है कि इन आधारों पर हमसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा है क्या? ऐसा है? होता है कि नहीं होता है? वुमेन एम्पावरमेंट है कि नहीं है? मैन एम्पावरमेंट क्यों नहीं है? महिलाओं के लिए क्या है व्यवस्था? पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था है महिलाओं के लिए, स्थानीय शासन में है जी, है कि नहीं है? जातिगत आरक्षण है कि नहीं है? बेटा जी सब है, लेकिन क्यों है? बोला गया है केवल इस आधार पे नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इसको डिफाइन करता है, समझ लेना। यहां केवल इस आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो महिला है और वो पुरुष है। केवल इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वह हिंदू है, वह मुस्लिम है, वह सिख है और वह ईसाई है। केवल इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है। केवल इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो नागालैंड का है, कि जम्मू कश्मीर का है, कि श्रीनगर का, क्या बोलते हैं आपका, मेघालय का है, कि तमिलनाडु का है, कि केरल का है। आगे समझे? केवल शब्द सबके साथ जोड़ दीजिए, तो फिर होता कहां है भेदभाव? केवल के साथ कुछ जुड़ जाता है। महिला अलग तो है, दोनों के लिए समान है, लेकिन महिला जो है सामाजिक और आर्थिक रूप से शोषण का शिकार लंबे समय से रही है। उस आधार पर हम उसको अलग करते हैं। भारत में बच्चों को लेकर के बहुत ही सेंसिटिव रहा गया है, अभी हम हैं। पहले बच्चों को ध्यान में रखकर कोई भी कानून नहीं बनाया गया है। बच्चे कुपोषित होते हैं, वंचित होते हैं शिक्षा से, तो शैक्षिक और शारीरिक स्वास्थ्य स्तर पे बच्चों क्या होते हैं? कमजोर हो जाते हैं। और बच्चे चूंकि देश के भविष्य होते हैं, इसलिए इनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके आधार पर उनको अलग किया जाना चाहिए, है कि नहीं है? कुछ जातियां सामाजिक रूप से प्रताड़ित होती आई हैं और उनका सामाजिक और शैक्षिक स्तर बहुत ही क्या हो चुका है? नीचे गिर चुका है। तो उन जातियों को ऊपर उठाने के लिए विशेष प्रावधान उनके लिए किया जाना। अरे समझ में, आधार केवल जाति नहीं है। मतलब एक ही जाति के व्यक्ति यदि समान है, सभी जातियों की सामाजिक और शैक्षिक भूमि स्तर समान होता तो आरक्षण की जरूरत नहीं। समझे? आरक्षण को थोड़ा न्यूट्रल माइंड होकर समझिएगा, क्योंकि हम लोग क्या हैं? या तो आरक्षण के पक्ष में होते हैं या संविधान जो निर्माण करने वाले थे वो भारत के सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग थे, जिसको हम चुन के गए थे। वो इतनी बारीकियों से इनका गठन किए थे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? एक तरफ बोलता है कि धर्म लिंग जाति के आधार पर भेदभाव किया नहीं जाएगा और किया जा रहा है, ये आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। कहां से उल्लंघन है? सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कर रहा है कि नहीं केवल को? कुछ धार्मिक संप्रदाय भारत में बहुत कम मात्रा में, डर है कि उनकी पूरी संस्कृति क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और संस्कृति समाप्त होगी उनकी शैक्षिक, तो क्या हो गया? भारत विविधता में एकता नहीं रह जाएगा।
तो वो भी भारत के नागरिक हैं, उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। तो उन्हें अपने संस्कृति के प्रसार के लिए छूट दी जानी चाहिए, सहयोग की जरूरत है, सहयोग दिया जाना चाहिए। मैं सीधा बोलता हूं, आरक्षण कैसे होता है, क्यों होता है, क्या है चीज है। यदि मान लीजिए कि आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, उसमें से 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता, गुणा भाग में दिक्कत होती है, इधर उधर करते रहते हैं, और उसके कारण आपकी क्लास क्या हो रही है, स्लो चल रही है। तो आप क्या बोलोगे, सर जी इनको, मैं सर जी बोलेंगे इनको एक्स्ट्रा क्लास दे दिया जाए क्या, तो आप क्या बोलोगे, दे दीजिए सर जी। तो उन 3 बच्चों को अलग लेकर के यदि मैं पढ़ाऊं तो समाज क्या बोलेगा, सर जी ने तो आरक्षण दे दिया, 3 को आरक्षण दे दिया। भाई उस 3 के कारण समाज में समस्या उत्पन्न हो रही थी, आपकी क्लास डिस्टर्ब हो रही थी, आप स्पीड से पकड़ नहीं पा रहे थे। तो जो तेज चल रहे हैं उनको तेज चलने दिया जाए, जो बच्चे या जो भी समाज में पिछड़ गए हैं उनको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। ये हमारे आसपास की चीज है कि नहीं है। और इसमें पूरी क्लास सहमत होगी कि नहीं होगी, सहमत होगी। हाँ सर जी अलग पढ़ा के इनको थोड़ा सा इनका लेवल करो, आप खुद भी सपोर्ट करते हो उसको। यही पूरे भारतीय संविधान में भारत के इस परिप्रेक्ष्य में किया गया है, और यहीं से थोड़ा सा आरक्षण का प्रावधान निकल करके आया। आरक्षण का अब जब बना था, मैंने बताया ना कि जो चीज, जो कानून, जो विधि पहली बार बनती है वह अच्छे के लिए बनती है। जिस समय में बनती है उस समय अच्छे के लिए बनती है, लेकिन समय के साथ उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। हो रहा है कि नहीं परिवर्तन, 40 इयर्स के लिए दिया गया था, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया है, 10 ईयर करके बढ़ाया जा रहा है। अभी फिर से जो है 2020 में 10 साल के लिए फिर क्या कर दिया गया, 10 साल बढ़ा दिया, ठीक है बढ़ाए। लेकिन अभी एक पॉजिटिव ये भी तो है कि 10% EWS भी आ गया, मतलब रास्ता खुल गया कि जो आधार चेंज होना चाहिए। देखना पड़ेगा कि अब कौन सामाजिक रूप से शोषित नहीं है, कौन सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं है, शैक्षिक रूप से कौन पिछड़ा नहीं है, आर्थिक रूप से कौन कमजोर है, अब उसको दिया जाना चाहिए। आया समझे। लेकिन जब निर्माण किया गया था तो गलत निर्माण नहीं किया गया। एक शब्द की वैल्यू आपको समझ आ गई। यदि यह नहीं होता तो वही तो होता, हम समझ लेते। इस शब्द ने जो है इसको जस्टिफाई कर दिया, और संविधान निर्माताओं को या भविष्य के जो सरकारें थी उनको क्लू दे दिए था कि जरूरत पड़े तो आप यहां जोड़ सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसको जो है आर्टिकल जो आरक्षण की यदि बात करते हैं हम लोग, तो ये 51 संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया, सॉरी प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था, आर्टिकल 15(4), जिसको हम समझते क्या बोल देते हैं, आरक्षण वाला पोर्शन। आर्टिकल 15(4) को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1951 में। कब जोड़ा गया था, 1951 में। आ रहा समझ बेटा, जी समझ आ रही कहां हो रहा है, ठीक। अब इसमें ये देखा गया था, देखिए जनरली जो स्टार्टिंग का हमने दिया था आरक्षण, वह महिला और बच्चों पर ध्यान दिया था हमने, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे आपको पता है कि पिछड़े वर्ग को दिया गया। तो जैसे सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े के लिए आरक्षण क्या दिया गया, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ों को विशेष प्रावधान, आरक्षण सम्मत कीजिए, ठीक है जी, विशेष प्रावधान दिया गया, ठीक है। मतलब इनको इससे अलग किया जा सकता है विशेष किस आधार पे, सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन। समाज मतलब समाज ने उसका शोषण किया है, समाज में उसकी कोई प्रतिष्ठा उतनी नहीं है, और शैक्षिक मतलब जो शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है। अब देखिए इसमें सबसे पहले दिया गया था कि जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें क्या दिया जाए, SC और ST को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए छूट दी जाए। कुछ सीटें रिजर्व की गई, कुछ कम मार्क्स पे सिलेक्शन हो गया, होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो अब जो है आपका इसमें इंपॉर्टेंट थोड़ा सा याद रखना है कि 93rd अमेंडमेंट में, संविधान के
93वें संविधान संशोधन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यह आया था आपका 2005 था और लागू हुआ 2006 से। ठीक, क्या था भाई 93वां संविधान संशोधन? कुल मिलाकर अभी 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग को मेन पढ़ना है, संविधान संशोधन नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, कुछ बच्चे नीचे देख रहे, मैं ऊपर लिख देता हूं, बेटा दे इसको, देखिए समझिए। ओबीसी को, अन्य पिछड़ा वर्ग को यहां शामिल किया गया। जो पिछड़ा शब्द यूज किया जा रहा था वो केवल एससी और एसटी के लिए यूज हो रहा था। 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जो है ओबीसी को आइडेंटिफाई किया गया, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसके लिए आप देखिए क्या क्या नहीं करते हैं। ठीक, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्या दिया गया? प्रावधान देगा। वो भी कितने परसेंट? 27%, 27% आरक्षण की बात की गई। किसके लिए? ओबीसी। ठीक है जी, 27% ओबीसी आरक्षण की बात की गई थी। ठीक है, अब ये राज्यों को बोला गया, जो जनगणना थी कि आप क्या, चूंकि पॉपुलेशन इनकी 50% के आसपास थी, पिछड़ा यदि लिया जाए, सबको शामिल कर लिया जाए तो 50% के आसपास थी इस समय भारत में। तो जब जो है देखा गया 2001 की जनगणना के अनुसार कि अभी क्या है, इनको दिया जाना चाहिए। इसके लिए तो आपका मंडल कमीशन आया था। मंडल कमीशन पूछा था किससे जुड़ा हुआ है? तो मंडल कमीशन किससे जुड़ा हुआ है? पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे मंडल। तो मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन ने बहुत सारी सिफारिशें की हैं और सिफारिशें करने के बाद जो है इसको लागू किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बेटा जी लागू तो कर दीजिए, ठीक है, लेकिन कई लोग है, यदि आपको आरक्षण मूवी देखा है किसी ने? तो देखा करिए, क्योंकि फिल्में भी सिखाती हैं। आरक्षण मूवी में दो चीजें बहुत हाईलाइटेड हैं। एक, बना तो इसी के लिए था, लेकिन आरक्षण को, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को यूटर्न मार लिया, क्योंकि बहुत ज्यादा ही विवादित पोर्शन है, तो फिल्म मेकर अपना नुकसान नहीं चाहते, तो हल्का सा दिखाए हैं। बाकी उन्होंने शिक्षा पे टच किया है कि जो कोचिंग संस्थान है वो कैसे जो है उनका एजुकेशन जो है कमर्शियलाइज कैसे हो रहा है, उसका जो है बिजनेस के रूप में कैसे यूज किया जा रहा है, उसको दिखाया गया। अमिताभ बच्चन जी रोल किया उसमें। लेकिन वो तुरंत आरक्षण का मुद्दा आया हुआ था, तो आरक्षण का मुद्दा हाईलाइटेड था, उसका नाम चेंज करके आरक्षण कर दिया गया। उसमें दिखाया गया है 27% आरक्षण। ठीक है, मंडल आयोग की सिफारिश पे विश्वविद्यालयों में आंदोलन हो गया था, बच्चे विरोध करना शुरू कर दिया था। 27% आरक्षण मतलब क्या, और आरक्षण बढ़ गया। ऑलरेडी एससी एसटी के लिए क्या था, आरक्षण का प्रावधान था। तो विद्यालयों में हाकार बोला कि आखिर में भाई योग्यता तो पढ़ा कर ठीक है, अब नौकरी में भी दिया गया, नौकरी का बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोलता है क्या, समझिए कि बोला कि ठीक है 27% लागू तो कर दीजिए, लेकिन क्रीमी लेयर को आधार बनाइए। क्रीमी लेयर कल बताया था परसों आपको। क्रीमी लेयर जो ओबीसी में एक क्रीमी लेयर वर्ग आता है, बोला कि इस क्रीमी लेयर को इस आरक्षण से दूर रखा जाए, इनको आरक्षण न दिया जाए। जैसे कि आपका क्रीमी लेयर में जितने भी संवैधानिक पद पर व्यक्ति हैं उनको आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। संवैधानिक पद वाले जितने भी संवैधानिक पद पे हैं उनको, चाहे वो राज्यपाल है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे आपके जो लोकसभा अध्यक्ष है, चाहे आपके जो है विधानसभा अध्यक्ष है, चाहे जो भी संविधान के पद पे बैठे हुए हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए ओबीसी होते हुए भी। आगे समझे। दूसरा आधार, दूसरा बोला गया है कि जितने भी ग्रुप ए और बी के अधिकारी हैं, ग्रुप ए और बी, आईएएस और पीसीएस, जितने भी आईएएस और पीसीएस हैं इनको भी आरक्षण में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। आ रहा समझे। उसके बाद जो है अधिकारी सेवा यदि बात किया जाए, यदि आर्मी की बात किया जाए, तो कर्नल से ऊपर के पद पर रहने वालों को
हायर एजुकेशन वाले जो हायर कंपटीशन की तैयारी कर वो इसको जरूर नोट करते चलेंगे, बाकी नोट करें ना नोट करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हायर वाले याद रखेंगे। तो कर्नल की पोस्ट से ऊपर के जितने भी पद हैं उनको भी इस आरक्षण में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। आगे समझे? उसके बाद सुनिए, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कलाकार, लेखक, बिजनेसमैन जो व्यवसाय शुरू कर दिया, इसीलिए आज गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना चाह रही है। एक बार दायरे में तो आओ, यही लागू होगा क्रीमिलियर, ठीक है, भले 10 साल तक बढ़ाया गया है। तो मेन क्या है कि इनको यदि लेखक है कोई, इसका मतलब इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है कि नहीं है, वो समझ सकता है कि मेरे बच्चों का भविष्य कहां है, मेहनत कर सकता है नहीं कर सकता, तो उसको आरक्षण देने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे जो हैं, और उसके बाद बोला गया है कि शहर में यदि आपका मकान है तब भी उसको नहीं दिया जाना चाहिए। खेत की भी कुछ लिमिटेशन है, जैसे ईडब्ल्यूएस का लिमिटेशन आया हुआ है, और आय उस समय बताया गया था 2.5 लाख सालाना इनकम से जो नीचे है उन्हीं को, जिनसे ऊपर वाले को क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। अब देखिए बहुत सारे भर्तियां होती हैं, डॉक्टर इंजीनियर वगैरह इनको भी नहीं कोई नहीं, चाहे प्राइवेट सेक्टर चाहे, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसकी सलाह गवर्नमेंट जो है मान भी सकती है, और भाई कानून पास कराने के लिए संसद में ले जाएंगे ना जी, संसद में तो पास होना चाहिए, और संसद में बैठे हुए हैं, पास होने देंगे नहीं। आ रहा नहीं समझे? सुप्रीम कोर्ट बहुत सी चीजें बोलती है, उसको अमल में लाने, मतलब हम गवर्नमेंट के हाथ में क्या है, उससे संबंधित बिल को पेश करना। बिल पास होता है कि नहीं होता है तो किस पे डिपेंड करता है, संसद पे डिपेंड करता है, या प्रधानमंत्री की मंशा ही हो कि मुझे लागू करना है तो अध्यादेश लाकर जरा कर दीजिए। एक आंदोलन और हो रहे हैं, 1000 आंदोलन और शुरू हो जाएंगे। समझाने वाले से ज्यादा बिगाड़ने वाले ज्यादा बैठे हुए हैं। एक आदमी समझाएगा, 10 आदमी बिगाड़ने वाले बैठे हुए हैं, उसके बारे में अफवाह फैलाने वाले बैठे हैं। आप समझे? तो संवैधानिक चीजों में सुप्रीम कोर्ट, ये तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोली थी कि 2 सालों 3 सालों के अंदर, 1 साल के अंदर, 1 साल 2 साल के अंदर यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है भर्तियां, शिक्षक की भर्तियों को पूरा नहीं करता है, सीटों को नहीं भरता है, तो हम क्या करेंगे, सीटेट के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्या कर देगी, सीटों को फुल कर देगी। हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट बोल ही सकती है ना भाई, लेकिन उसका क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, एक संवैधानिक क्या है, प्रावधान है, उसको फॉलो करना पड़ता है। आगे समझे? यही तो लोकतंत्र है। तो क्रिमिनल कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये पूरा क्रिमिनल है, इसमें सब धीरे धीरे हम करके, अब देखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की आप नौकरी का फॉर्म भरते हैं तो ओबीसी में भी अब 2 आता है हायर एजुकेशन में, एक ओबीसी और ब्रैकेट में लिखा था क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल। तो आप गलती से जो है यदि क्रिमिनल में आते हैं और नॉन क्रिमिनल भर करके सेलेक्ट हो जाते हैं तो बाद में नौकरी से हाथ धो सकते हैं, जान लीजिए। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप किसमें हो, नॉन क्रिमिनल में हो। आरक्षण दे रहा है वो, मान लीजिए, या उसका आरक्षण का प्रावधान है, दे रहा नॉन क्रिमिनल को भी दे रहा है, तो ठीक है गवर्नमेंट माने, लेकिन आपको याद होना चाहिए क्रिमिनल में कि आपके पिताजी इनमें से किसी के भी हो तो वो आरक्षण आपको मिलेगा नहीं। आगे जी, ऐसा हमने नहीं समझा। अब आइए थोड़ा सा चलते हैं क्रिमिनल। एक जस्ट जो है 173वां संविधान संशोधन किया गया था, इंपॉर्टेंट है, 103वां, 173वां नहीं, 103। मिला दे इसको बेटा, थोड़ी बारीकियां यहां है क्योंकि यहां आरक्षण जुड़ा हुआ है, और आरक्षण पे बात करना वो भी क्या होना, न्यूट्रल होकर, बड़ा मुश्किल काम है। पूछा गया क्वेश्चन है बेटा कि किसी भी राज्य या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने प्रतिशत तक आरक्षण हो सकता है, कितने प्रतिशत तक आरक्षण हो सकता है, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए। अभी एमपी गवर्नमेंट फंस गई उसी मैटर में, उसका रिजर्वेशन का जो सिस्टम था वो पहुंच रहा है 50 से ऊपर, इसीलिए बच्चे कोर्ट में चले गए थे। कहीं भी है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, तमिलनाडु में 50% से ऊपर हुआ था, लेकिन तो उसको बवाल हुआ। कोई भी राज्य या केंद्र सरकार 50% से ऊपर आरक्षण
नहीं कर सकती। उसी 50% में SC और ST आएंगे, उसी 50% में 27% OBC आएंगे। लेकिन जिस राज्य में 27% की क्या बोलते हैं पॉपुलेशन हो OBC की, ये नहीं कि यहाँ पॉपुलेशन ही नहीं है, नागालैंड में पॉपुलेशन नहीं है, नागालैंड में हम क्या दे दे OBC को रिजर्वेशन दे दे 27%। तो जिसमें जितनी जनसंख्या उस बेस पे आरक्षण दिया जाना चाहिए, सब आरक्षण दिव्यांग को मिलाते हुए, सब आरक्षण महिला को मिलाते हुए, सभी आरक्षण 50% से ऊपर नहीं होने। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे और आपका आंसर होना चाहिए 50%। क्लियर जी? 50% सीटें जो है जनरलाइज होनी चाहिए। इसीलिए जो 10% आरक्षण दिया गया है वो किसमें दिया गया है? जनरल वालों में से दिया गया है। इसको 50% में गिना नहीं जाएगा। आगे समझे? तो 103 संविधान संशोधन 3वां, हाँ वहां जरूर लिख लीजिए 103, हाँ 173 लगाया था। नहीं 173 कैंसिल क्या बोला था मैंने, फिर बोला था 103 103, हाँ 103वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है। क्या है जी? कब आया था? 2000